Hello everyone, today we are going to start a new chapter National Income and Related Aggregates. ये चैप्टर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो वी ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग्स हमारे जो वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और प्लस रेकरिंग होता है। अनलिमिटेड वांट्स एंड रेकरिंग ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इस रेकरिंग और अनलिमिटेड वांट्स हमारे जो अनलिमिटेड है या रेकरिंग है रिपीट होते रहते हैं। इसके वजह से जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हमेशा चलते रहता है। हमेशा कोई न किसी चीज़ की क्या रहती है, वांट रहती है। अब प्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से पता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये सारी चीज़ क्या होता है, जब कंबाइन होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब किसी भी फर्म को क्या चाहिए होगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर इसे प्रोवाइड करती है। और फर्म क्या है कि अब यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। और उसी इनकम को यूज़ करके फर्म क्या करती है, पेमेंट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्यों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जाता है? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन किया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अगर किसी ने लैंड प्रोवाइड किया तो उसे पेमेंट की जाती है रेंट की। किसी ने अगर लेबर दिया तो उसे पे किया जाता है वेजेस। किसी ने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसे मिलता है प्रॉफिट। और एंटरप्राइज को मिलता है, सॉरी, किसी ने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसे मिलता है इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को, क्योंकि उसने सारा रिस्क बियर किया, उसे मिलता है प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड सेक्टर इस चीज़ को क्या करता है, स्पेंड करता है गुड्स और सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस किए उसे परचेज़ करने में। और इस तरीके से इनकम सबसे पहले फर्म से हाउस होल्ड के पास गया, फिर घूम करके फिर हमने क्या देखा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने खर्च किया गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोबारा से क्या हो गया, फ्लो करके चला गया फर्म के पास। और इसी फ्लो ऑफ इनकम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये थी समझने की बातें। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके पहले हम लोग ये डिस्कस करें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी के सेंस में बात करेंगे। मतलब इकोनॉमी के अंदर सिर्फ हाउस होल्ड होगी और फर्म, ना ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर, ना ही कोई फॉरेन सेक्टर, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात की जाएगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशन को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to cycle of generation of income in the production process its distribution among the factors of production
and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन। देखने में ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पर अगर हम इसे ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। प्रोडक्शन प्रोसेस में वी ऑल नो कि फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है। क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है। उसके बाद ये इनकम जिन लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया, किसने कंट्रीब्यूट किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंट्रीब्यूट किया। तो इनकम बटेगा भी किस में, डिस्ट्रीब्यूट किन के बीच में होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये इनकम क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फिर से इनकम क्या है, घूम करके पहले इनकम किसके पास आई, हाउस होल्ड के पास आई, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड कौन करता है, हाउस होल्ड। तो वापस से ये इनकम जो है हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास चले जाएगी। कैसे चले जाएगी, तो हाउस होल्ड जो है उस इनकम को गुड्स और सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस की उसे परचेज करने में यूज़ करेगा, कंजम्पशन के लिए इनकम को यूज़ करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, खर्च करेगा, और फिर से इनकम हाउस होल्ड से किसके पास चले जाएगी, फर्म के पास चले जाएगी। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to generation of income in the production process, its distribution among factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ठीक है, एक बार अगर हम लोग सिंपली हिंदी में समझें तो इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके बीच में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, और वापस से ये इनकम हाउस होल्ड से फर्म के पास चली जाती है। कैसे, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स और सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस किए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है और फिर से इनकम चले जाती है फर्म के पास। और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस के बारे में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज़ है जनरेशन फेज़, फिर दूसरा फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, और तीसरा और आखिरी फेज़ है डिस्पोजिशन फेज़। अब वन बाय वन हम लोग तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फेज़ यानी जनरेशन फेज़, नाम से ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके मदद से इस फेज़ में जो फर्म है वो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस फेज़ में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेकेंड फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। इस फेज़ में जो गुड्स और सर्विसेज
जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उससे क्या हुआ, इनकम जनरेशन हुई, और उस इनकम को फर्म से किसके पास ये इनकम जाता है, हाउस होल्ड के पास। क्यों हाउस होल्ड के पास, क्योंकि इनकम की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसने प्रोवाइड किए, तो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किए। तो इस फेज़ में बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जाता है और इनकम फ्लो करती है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फिर थर्ड और आखिरी फेज़ है डिस्पोजिशन फेज़। इस फेज़ में जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव किया उसे वो क्या करती है, उसे वो खर्च करती है, स्पेंड करती है। किस पे स्पेंड करती है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से जो इनकम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रिचेस back to production units and makes the circular flow complete। इनकम जो जनरेट हुआ प्रोडक्शन यूनिट्स में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्शन यूनिट्स ने इनकम जनरेट करी वो वापस से फ्लो हो करके किसके पास चला गया, प्रोडक्शन यूनिट्स के पास। और इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो था इनकम का वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक और फ्लो के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो का, ये बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। तो ये समझना कि स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन में जाने से पहले एक बेटर रहेगा कि हम लोग इसे सबसे पहले के एग्जाम्पल के थ्रू समझें। सपोज़ ये एक टैंक है जिसके अंदर पानी जमा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी है तो वाटर, स्टॉक का मतलब होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम किसी वेरिएबल को मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक। और फ्लो होता है वैसा वेरिएबल जिसे हम मेज़र करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो स्टॉक का कंसेप्ट है, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फ्लो का कंसेप्ट है। स्टॉक में क्या है, टाइम डायमेंशन आएगा, और फ्लो में स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं आएगा और फ्लो में टाइम डायमेंशन का कंसेप्ट होगा। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज़ इस टैंक में मान लेते हैं ये एक टैंक है। अब इस टैंक के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि टैप के थ्रू, सपोज़ एक टैप है और उस टैप के थ्रू जो पानी फ़्लो कर रहा है उस टैंक से, वो क्या हो जाएगा, एक फ़्लो कंसेप्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो टैंक से टैप के थ्रू पानी निकल रहा है उसे हम कैसे मेज़र करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में उसे मेज़र किया जाता है। जैसे सपोज़ एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि दिसंबर 31 2022 में जो हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट हुए वो क्या हो जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग हाउसेस को हम लोग कब कैसे मेज़र कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेस को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन पूरे साल में जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए उसे अगर हम मेज़र करते हैं तो वो क्या है, एक फ़्लो कंसेप्ट है। क्योंकि उसे हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोनों के डेफिनेशन को। स्टॉक refers to that variable which is measured at a particular point of time। जब हम लोग किसी वेरिएबल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल को कैसे मेज़र करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब टाइम डायमेंशन यहाँ पर नहीं होगा, वैसे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक का कंसेप्ट। ये क्या है, एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब एक स्थिर कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो रिफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। जब हम किसी वेरिएबल को एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 मंथ हो गया या 1 ईयर, कुछ किसी भी चीज़ को जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं तो वो कंसेप्ट क्या हो जाता है, वो फ्लो का कंसेप्ट हो जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये कैसा कंसेप्ट है, ये इसमें टाइम डायमेंशन होगा या नहीं होगा, तो इसमें टाइम का डायमेंशन होगा। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है। स्टॉक क्या है, एक सेकेंड मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक एक क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है, और फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि स्टॉक का एक एग्जांपल हो जाएगा नेशनल वेल्थ। क्यों, क्योंकि वेल्थ को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, फिर हो जाएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी है उससे हम क्या कहेंगे, एक स्टॉक कंसेप्ट कहेंगे। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई कैसे मेज़र होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। फिर फ्लो का एग्जांपल हो जाएगा नेशनल इनकम। अगर किसी की इनकम है, जैसे अगर हम इनकम की बात करते हैं, अगर किसी का इनकम 10 लाख पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे साल में कितना कमाता है, 10 लाख रुपीज़ पर एनम। तो इनकम क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि उसे हम मेज़र करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरीके से नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, एक फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2017 में कितने बर्ड्स हुए। अब इसे क्या है, हम मेज़र कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे साल में, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक फ्लो ऑफ कंसेप्ट है। वहीं अगर हम बर्ड्स मेज़र करते किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कि कितने बच्चे इस समय पैदा हुए, तो वो क्या हो जाता है, एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।